दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन का अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के रूपों को, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों सर्वप्रथम संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन की विशेषताएं और विशेषताओं में भी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, व्यापकता, व्यवहारिकता या विभेदनशीलता आदि विशेषताओं का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा संस्कृत शिक्षा के मूल्यांकन के लिए आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, मौखिक एवं लिखित मूल्यांकन का अध्ययन कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त दोस्तों मूल्यांकन के लिए हम लोग शलाका परीक्षा नामक इस विषय को देख रहे थे, जो कि संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि शलाका परीक्षा में शलाका का अर्थ होता है सलाई। क्या होता है? सलाई, जिसका अग्रभाग काफी नुकीला होता है, या कहें तीक्ष्ण होता है, जिसका प्रयोग पर्टिकुलर या कहें कि केवल केंद्रित किया जाता था उसी शब्द या उसी पंक्ति पर जिसके विषय में जानना हो या बोध करना हो। इतना दोस्तों हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों स्टडी 91 में महाबचत ऑफर के तहत सुपरटेट का बैच मात्र 1699, यूपी टेट 900 रुपए में और यूजीसी नेट मात्र 900 रुपए में और एसएससी जीडी का बैच मात्र 699 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, यूजीसी नेट या एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑफर का लाभ ले सकते हैं और मिनिमम प्राइस पर आप बैच ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों विगत कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, जिसमें मौखिक परीक्षा देखा था कि मौखिक परीक्षा इसमें श्रवण कौशल भी होता है, भाषा कौशल भी होता है, पठन कौशल भी होता है। दूसरा होता है लिखित परीक्षा, जिसमें लेखन कौशल, भाषा कौशल के 4 सोपानों में श्रवण, भाषण और पठन, ये तीनों कौशल मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, जबकि लेखन कौशल लिखित परीक्षा के अंतर्गत आता है। इसका अध्ययन दोस्तों हम लोगों ने कर लिया था। साथ ही साथ शलाका परीक्षा का अध्ययन कर लिया था। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। और शलाका परीक्षा में जैसे इस पृष्ठ में कौन सा सूत्र है, शलाका का प्रयोग करके कि ये सूत्र कौन सा है, सूत्र की संख्या क्या है, या इस सूत्र का अनुवृत्ति क्या है, या सूत्र की व्याख्या कैसे करनी चाहिए, इतने प्रश्न पूछे जा सकते थे शलाका का प्रयोग करके। अगला है दोस्तों शास्त्रार्थ, मूल्यांकन के लिए शास्त्रार्थ के द्वारा भी दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण का मूल्यांकन किया जाता था कि हम किस हद तक या कहें कि किस स्तर तक संस्कृत भाषा का ज्ञानार्जन किए हैं, हमें बोध कितना है। इसके लिए भी दोस्तों विद्वत जनों में शास्त्रार्थ की परीक्षा चलती थी मूल्यांकन करने के लिए, और शास्त्रार्थ में लोग विजयी होते थे। तो प्राचीन काल में गुरु शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए शास्त्रार्थ पद्धति का भी प्रयोग किया जाता था। किस पद्धति का? शास्त्रार्थ पद्धति का प्रयोग। इसमें गुरु किसी भी समस्या को प्रस्तुत करता है जिस पर छात्र अपने अपने विचार प्रकट करते थे। तर्क वितर्क के माध्यम से शिक्षक छात्रों के ज्ञान, उच्चारण, विश्वास आदि का परीक्षण करता था। अर्थात महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, तर्क वितर्क के माध्यम से शिक्षक छात्रों के ज्ञान, उच्चारण, कहीं उच्चारण दोष तो नहीं है, त्रुटियां तो नहीं है, विश्वास आदि का परीक्षण करता था। कौन? शिक्षक। किसका करता था? छात्रों का करता था। वर्तमान में संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन मौखिक परीक्षाओं के द्वारा किया जा सकता है।
यानी कि मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग लिखित तो परंपरा में चल ही रहा है दोस्तों। लिखित परीक्षा के आधार पर ही आप परीक्षा परिणाम देखते हैं, जो कि लेखन के रूप में होता है। केवल लेखन कौशल, जिसमें लेखन कौशल, वह लेखन कौशल किसी कारण से भी प्रभावित होता है। मान लीजिए लिखते समय जो विद्यार्थियों के बीच में कोचाभियान चलता है, तो उसके द्वारा भी तो छात्रों को नंबर मिल जाता है। कुछ ऐसे छात्रों को नंबर मिल जाता है जो दूसरे से पूछ करके या अनुचित साधनों का प्रयोग करके अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस दृष्टि से लिखित परीक्षा में कुछ हद तक मौखिक परीक्षा अगर न कराई जाए तो कुछ हद तक अविश्वसनीयता भी आने लगी थी, जिसी के कारण लिखित परीक्षा के साथ साथ मौखिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाना अति आवश्यक हो गया था। तो इसीलिए वर्तमान में कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा तो अच्छी बात है, लिखित परीक्षा के साथ साथ वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता आदि का प्रयोग करके आप मौखिक रूप में भी विद्यार्थियों के या छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह किस हद तक ज्ञानार्जन या उसको किस हद तक बोध हुआ है। अगला तथ्य दोस्तों, संवाद, जिसे कहते हैं साक्षात्कार। यह परीक्षा का एक प्रकार है दोस्तों। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय शिक्षक उसके पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए संस्कृत में वार्तालाप करते हुए छोटे छोटे प्रश्न पूछता था। वर्तमान समय में प्रवेश के लिए साक्षात्कार द्वारा छात्र के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण करने के लिए संस्कृत में प्रश्न पूछकर मौखिक परीक्षा लेता है। सामूहिक रूप से श्लोक बोलने पर छात्र के व्यक्तिगत दोषों का पता नहीं हो पाता। यानी कि श्लोक जो वाचन किया जाता है, जब सामूहिक रूप में किया जाता है दोस्तों, तो किस बालक के द्वारा, किस विद्यार्थी के द्वारा या छात्र के द्वारा शुद्ध उच्चारण किया जा रहा है, किसके द्वारा अशुद्ध है, इसका पता कर पाना शिक्षक के लिए कठिन हो जाता है। कारण यद्यपि साक्षात्कार में प्रश्न पूछकर छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं को पता किया जा सकता है तथा शिक्षक को उनकी समस्याओं का निवारण करने में भी सुविधा होती है। इस प्रकार की परीक्षाओं में श्लोक पाठ, अंत्याक्षरी, कथा कथन इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन अवश्य करना चाहिए। ये हुआ दोस्तों संवाद या साक्षात्कार के साक्षात्कार के माध्यम से संस्कृत भाषा से संबंधित छात्रों का मूल्यांकन। अगला प्रश्नावली द्वारा मूल्यांकन। प्रश्नावली द्वारा मूल्यांकन, आइए देखेंगे दोस्तों इसमें क्या होता है। तो पाठ के विशिष्ट अंशों के संबंध में छात्रों के ज्ञान का परीक्षण छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण करके अर्थात प्रश्नावली बना करके किया जा सकता है। छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण करके प्रश्नावली बना करके छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात प्रश्नावली के प्रश्नों को मौखिक रूप से कक्षा के छात्र व्यक्तिगत रूप या छात्रों यानी कि सामूहिक रूप से पूछता है। इस प्रक्रिया में ध्वनि, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, विपर्यय शब्द आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं। श्रवण कौशल के परीक्षण के लिए
वर्ण प्रत्यभिज्ञान अर्थात वर्णों को जानने से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए ध्वनि संग्राहक उपकरण द्वारा प्रश्न सुनाकर पूछा जाता है। ध्वनि संग्राहक यानी कि ध्वनियों को ग्रहण करने वाले ऐसे यंत्रों के द्वारा प्रश्न पूछ करके विद्यार्थियों से जो उत्तर मिलता है, इसके द्वारा श्रवण कौशल का परीक्षण किया जाता है। जैसे संस्कृत की कथा सुनाकर उससे संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछा जाता है। अगला है दोस्तों वाचन। वाचन कौशल का परीक्षण करने के लिए छात्र के सामने चयनित संस्कृत भाषा का कोई भी गद्यांश या पद्यांश प्रस्तुत करके शिक्षक छात्रों को उचित प्रवाह तथा सुशैली में पढ़ने का निर्देश देता है। यह हुआ दोस्तों वाचन। जब आप देखते हैं ना, पहले आप आदर्श वाचन देखते हैं जो कि शिक्षक के द्वारा, कक्षाध्यापक के द्वारा, अध्यापिका के द्वारा किया जाता है। तदुपरांत किसी गद्यांश या पद्यांश को निश्चित करके जब शिक्षक छात्रों से उसी का वाचन करवाता है तो उसी को हम कहते हैं अनुकरण वाचन, जो कि आदर्श वाचन के बाद में होता है। तो वाचन कौशल को जानने के लिए किसी गद्यांश पद्यांश को पढ़ने के लिए जब शिक्षक छात्र को कहता है तो वह कहीं ना कहीं वाचन के रूप में उसका परीक्षण होता है कि वह उचित रूप में पठन कार्य कर रहा है, शुद्धोच्चारण कर रहा है, या जो नियमित रूप से विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, कॉमा आदि का प्रयोग किया गया उसका पालन कर रहा है कि नहीं, इसको जाना जा सकता है। कंठस्थ श्लोकों को सस्वर सुनाने के लिए कहता है एवं परीक्षण के बाद छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों का समाधान किया जाता है। तो वाचन के द्वारा दोस्तों अगर पठन कार्य करते समय विद्यार्थी या शिक्षार्थी या बालक अशुद्ध उच्चारण करता है तो कक्षा शिक्षक के द्वारा, शिक्षिका के द्वारा उस अशुद्धि को दूर किया जाता है, उस त्रुटि को दूर किया जाता है, अर्थात शुद्ध भी किया जाता है। परीक्षण के बाद छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों का समाधान किया जाता है, जिससे छात्र किए गए दोषों से मुक्त हो जाते हैं और भविष्य में उनका दोहराव नहीं करते, अर्थात उन गलतियों को पुनः भविष्य में नहीं करते हैं। दोस्तों, नितिन सर द्वारा लिखित अपनी हिंदी नामक पुस्तक मात्र और मात्र 299 रुपए में, वीडियो के लिए पुस्तक 199 में, पेट कॉम्बो के लिए 350 में, पेट की बुक मात्र 300 रुपए में, आरओ की बुक 175 रुपए में और लेखपाल कॉम्बो के लिए बुक मात्र 300 रुपए में। दोस्तों फ्री डिलीवरी के माध्यम से डिलीवरी चार्ज दोस्तों फ्री है, बिना किसी चार्ज के आप मिनिमम प्राइस पर महत्वपूर्ण पुस्तकें एग्जाम की दृष्टि से आप ले सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है दोस्तों तो आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों भाषण। इस प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों के समक्ष कतिपय पूर्व निर्धारित अथवा उसी क्षण विषय निर्धारित करके छात्र को संक्षिप्त भाषण देने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षा द्वारा अध्यापक छात्र के भाषण कौशल का परीक्षण करता है, जो कि एक भाषण देखें संस्कृत भाषा के कौशल के रूप में भाषण महत्वपूर्ण होता है, जो दोस्तों अभिव्यक्त्यात्मक होता है। क्या होता है?
क्षम्यतां दोस्तों, जो अभिव्यक्त्यात्मक होता है। तो भाषण के द्वारा भी दोस्तों विद्यार्थी के भाषण कौशल का पता शिक्षक लगाता है। अगला वार्तालाप। वार्तालाप के द्वारा शिक्षक छात्र की संस्कृत वार्तालाप में झिझक दूर करने के लिए संस्कृत भाषा में उसका परिचय देने के लिए कहते हैं, एवं सहपाठियों के साथ किसी विषय पर छात्रों के द्वारा संवाद करना भी वार्तालाप का हिस्सा होता है। अर्थात कोई एक विषय निश्चित करके उस पर अपनी राय छात्रों को देने के लिए जब शिक्षक कहता है, यानी कि संस्कृत भाषा या संस्कृत माध्यम में बातचीत करने के लिए जब प्रेरित करे, तो यह संस्कृत वार्तालाप के द्वारा शिक्षक मूल्यांकन करता है छात्रों का कि किस हद तक, किस स्तर तक छात्रों ने ग्रहण किया, संस्कृत भाषा को अर्जन किया। इस प्रकार वार्तालाप द्वारा छात्रों की सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व का विकास होता है किसके द्वारा? वार्तालाप के द्वारा। आशु भाषणम या सद्यो भाषणम। आशु भाषण कहते हैं दोस्तों त्वरित जो भाषण किया जाता है, त्वरित भाषण है, शीघ्र भाषण। शिक्षक छात्र के समक्ष कोई विषय रखता है जिस पर छात्र को तत्काल अपना प्रस्तुतिकरण देना पड़ता है। इस विधि के द्वारा छात्र की भाषा में निपुणता का परीक्षण किया जाता है। पूछा जाएगा दोस्तों आशु भाषण के द्वारा किया जाता है, तो उत्तर होगा छात्र की भाषा में निपुणता का परीक्षण। या प्रश्न बदलेगा तो कहेगा आशु भाषण के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो उत्तर होगा छात्र की भाषा में निपुणता का परीक्षण करने के लिए आशु भाषण या सद्यो भाषण के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों यहां पूछेगा कि सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे वार्तालाप के द्वारा, संस्कृत भाषण के द्वारा। संस्कृत भाषण के द्वारा किसका विकास किया जाता है, तो भाषण एवं वार्तालाप के द्वारा सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। और जबकि आशु भाषण के द्वारा निपुणता का परीक्षण किया जाता है। अगला है दोस्तों सस्वर वाचन, मूल्यांकन का अगला टॉपिक सस्वर वाचन। शिक्षक छात्रों से संस्कृत में श्लोकों का सस्वर पाठ करवाता है, अर्थात उचित लय, तुक आदि का प्रयोग करते हुए, छंदों का प्रयोग करते हुए जब छात्र श्लोकों को पढ़ता है उसे ही, या वाचन करता है उसे ही सस्वर वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्वर वाचन। यह विधि भाषा शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है, विशेषकर छात्रों के रुचि को उत्पन्न करने में। पूछा जा सकता है सस्वर वाचन उपयोगी होता है, तो उत्तर होगा विशेष करके छात्रों के रुचि को उत्पन्न करने के लिए, छात्रों के रुचि को उत्पन्न करने के लिए। और सस्वर वाचन के लिए दोस्तों छंद, लय, तुक आदि का प्रयोग, छंदों का प्रयोग भी किया जाता है, उचित छंदों का। अगला आइए दोस्तों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मौखिक परीक्षा के अंतर्गत। अब है दोस्तों लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा से तात्पर्य छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, यानी कि लिखित परीक्षा से तात्पर्य क्या दोस्तों, तो छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण आदि योग्यताओं की उपलब्धि स्तर को उनके लेखकीय अभिव्यक्ति पर मूल्य प्रदान करना। कहने का तात्पर्य दोस्तों ज्ञान, बोध, साथ ही साथ विश्लेषण या संश्लेषण की योग्यताओं की उपलब्धि स्तर को उनके लेखकीय अभिव्यक्ति, हमने कहा ना दोस्तों लेखन कौशल,
ये अभिव्यक्ति के ऊपर आधारित है। लेखन कौशल में अभिव्यक्ति होती है। किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो वह ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, बोध की अभिव्यक्ति होती है, संश्लेषण का, विश्लेषण का, या कहें विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का उपलब्धि। और यही विभिन्न प्रकार की योग्यताएं ज्ञान, बोध है, संश्लेषण, विश्लेषण आदि जब आप लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे ही लिखित परीक्षा के नाम से जाना जाता है। लिखित परीक्षा मूल्यांकन की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। नोट कर लीजिए दोस्तों, पूछा जाता है परीक्षा मूल्यांकन की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है तो लिखित परीक्षा। कौन सी परीक्षा? लिखित परीक्षा। अगला दोस्तों, अध्यापक निर्मित लिखित परीक्षण को अप्रमापीकृत परीक्षण भी कहते हैं। अध्यापक निर्मित लिखित परीक्षण को अप्रमापी परीक्षण भी कहते हैं। भाषा अध्यापक अपने विवेक से छात्रों के उपलब्धि स्तर को ध्यान में रख करके संप्राप्ति मापन हेतु लिखित प्रश्नों का निर्माण करते हैं। अर्थात लिखित प्रश्न का भी मूल्यांकन दोस्तों यह शिक्षक के द्वारा छात्रों का किया जाता है। जब पूरे के पूरे पाठ्य वस्तु को समाहित करते हुए शिक्षक छात्रों के बोध स्तर को, ज्ञान को, विश्लेषण, संश्लेषण या विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को जानने के लिए लिखित प्रश्नों का प्रयोग करता है तो इसे लिखित परीक्षा के नाम से जाना जाता है। लिखित परीक्षा को प्रश्नों की प्रकृति एवं उत्तर की लंबाई के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा है विकल्पात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से अभिप्राय ऐसे प्रश्नों से है जिनमें सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होता है। यदि परीक्षार्थी उस उत्तर को देता है तो उसे पूर्ण अंक प्राप्त होता है। यदि वह उस उत्तर को नहीं देता है तो उसे शून्य अंक प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य अंकन की वस्तुनिष्ठता से है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा बालक के विषय ज्ञान, निष्पत्ति तथा बुद्धि का मापन करने के लिए ली जाती है। नोट करिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्यों उपयोगी है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा बालक का विषय ज्ञान, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा निष्पत्ति, उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है। जबकि निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा करें कि निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा अत्यधिक विश्वसनीय, वैध, व्यापक और व्यावहारिक, वस्तुनिष्ठ और समय की दृष्टि से मितव्ययी है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षा की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा अत्यधिक विश्वसनीय है, वैध है, व्यापक है, व्यावहारिक है तथा वस्तुनिष्ठ और समय की दृष्टि से मितव्यय। ये कम समय में ही ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देख करके या ले करके, जान करके आप किसी भी छात्र के बोध स्तर, ज्ञान स्तर का पता लगा सकते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला प्रत्यभिज्ञान प्रकार, दूसरा है प्रत्यास्मरण प्रकार। वस्तुनिष्ठ परीक्षा दो प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें। पहला है प्रत्यभिज्ञान प्रकार, दूसरा है प्रत्यास्मरण प्रकार। आइए देखते हैं प्रत्यभिज्ञान प्रकार को। तो इसके अंतर्गत अर्थात वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्यभिज्ञान इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत
प्रत्यास्मरण प्रश्न या पुनः स्मरण प्रश्न एवं रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न आते हैं। इस परीक्षा में प्रश्न छात्रों के अभिज्ञान शक्ति का निरीक्षण होता है। पूछा जाएगा प्रत्यभिज्ञान प्रकार का के प्रश्न में प्रयोग में लाया जाता है या कहें प्रत्यभिज्ञान प्रकार का प्रश्न उपयुक्त होता है, तो उत्तर होगा छात्रों के अभिज्ञान शक्ति के निरीक्षण के लिए। छात्रों के अभिज्ञान शक्ति के निरीक्षण के लिए प्रत्यभिज्ञान प्रकार का प्रश्न उपयुक्त होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के निम्नलिखित उपभेद हैं, जैसे अन्यतर प्रत्युत्तर प्रकार। इस प्रकार के प्रश्नों में दो विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होता है। अगला है दोस्तों बहुविकल्प या बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न के उत्तर के लिए अनेक विकल्प दिए जाते हैं तथा परीक्षार्थी उनमें से एक ही सही उत्तर का चयन करता है। तीसरा है दोस्तों संयोजन प्रकार। इन प्रश्नों में दो सूचियां देकर दोनों में एक निश्चित संबंध स्थापित कर क्रमबद्धता से लिखा जाता है, जिसे संयोजन प्रकार के प्रश्न कहे जाते हैं जो और परीक्षार्थी प्रश्न सूचियों का क्रम निर्धारित करता है। अगला है वर्गीकरण प्रकार का प्रश्न। इन प्रश्नों में बालक के समक्ष शब्द समूह प्रस्तुत कर शब्द समूह में से एक असंगत शब्द का चयन किया जाता है और वहीं असंगत शब्द छात्र को खोजना होता है। यानी कि जो विकल्प देते हैं उसमें दोस्तों कोई असंगत जो समीचीन ना हो या कहें कि गलत होता है, असंगत होता है, उसको चयन करने के लिए पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से असंगत वाक्य कौन सा है या असंगत उत्तर कौन सा है, जिसे हम वर्गीकरण प्रकार कहते हैं ना कि तीन प्रश्न एक ही वर्ग के हैं, एक ही वर्ग के हैं, इसमें से भिन्न कौन है, तो ये वर्गीकरण प्रकार का प्रश्न होता है। क्या है? वर्गीकरण प्रकार का प्रश्न होता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रत्यास्मरण प्रकार का। पहला हम लोगों ने देखा प्रत्यभिज्ञान प्रकार का, दूसरा है प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न। इसके अंतर्गत सत्य असत्य प्रश्न, कौन सा सही है कौन सा गलत है, बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान प्रश्न या वर्गीकरण प्रश्न सम्मिलित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में छात्र की स्मरण शक्ति का परीक्षण किया जाता है और ये प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न, दूसरा रिक्त स्थान पूरक प्रश्न। साधारण प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न, इसमें छोटे छोटे प्रश्न जिनका उत्तर भी संक्षिप्त रूप में दिया जाए, जैसे विलोम पदम लिखत, विलोम पद को लिखो, ये हुआ साधारण प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न है। दूसरा है रिक्त स्थान पूरक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी वाक्य में कुछ अंश छोड़कर या रिक्त रख दिया जाता है तथा छात्र को उचित शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करता है तथा छात्र यथा उचित होना चाहिए था दोस्तों, यह है यथा उचित, यथा लिखा गया था, यह होना चाहिए दोस्तों यथा उचित, यानी कि जो समुचित उत्तर हो या जो उसके लिए समुचित हो उसको ढूंढ करके दोस्तों लिखना रहता है या उसी की पूर्ति करता है, रिक्त स्थान पर उसी शब्द की पूर्ति करता है जिससे रिक्त स्थान की पूर्णता हो सके और पूरा भाव स्पष्ट हो सके। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हैंड रिटन ई बुक्स दोस्तों उपलब्ध है। आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हैंड रिटन ई बुक से महत्वपूर्ण है, आप ले सकते हैं। अगला है दोस्तों निबंधात्मक परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा, इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन में बाहुल्यता से किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थी अधिक शब्दों में उत्तर देता है जिससे वह अपने विचारों
यानी कि निबंध में विचार, चिंतन, कल्पना, तर्क आदि को दिए जा रहे उत्तर में समाहित करता है। निबंधात्मक प्रश्नों में एक और जहां परीक्षार्थी के बौद्धिक ज्ञान का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उसकी उच्च स्तरीय मानसिक योग्यताओं का भी पता चलता है, जैसे तर्क क्षमता, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, समीक्षा, अनुशीलन आदि व्यक्तित्व गुणों का भी मूल्यांकन हो जाता है। किस परीक्षा के द्वारा? निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा। इस प्रकार के प्रश्नों के परिणाम पर परीक्षक स्वाभाविक दृष्टिकोण का भी प्रभाव देखा जाता था। इस प्रकार की परीक्षा का कम विश्वसनीय मानी जाती है। प्रश्नों की प्रकृति एवं उत्तर की लंबाई के आधार पर निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत दीर्घ उत्तर प्रश्न एवं लघु उत्तर प्रश्न आते हैं। निबंधात्मक प्रश्न बृहत उत्तर, विस्तृत या वर्णनात्मक उत्तर प्राप्ति के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बृहत। विस्तृत उत्तरीय। दूसरा है लघु उत्तर या लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों द्वारा लघु उत्तर अर्थात लघु उत्तर की अपेक्षा की जाती है तथा निर्धारित पंक्तियों और शब्दों से उत्तर देने के लिए छात्रों को निर्देश दिए जाते हैं। संस्कृत में किसी भी शब्द की परिभाषा, सूत्र की व्याख्या और पाठ के विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों के लिए लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि अति संक्षिप्त प्रश्न। तो कहते हैं ना लघुत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या अति संक्षिप्त अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो जो लघु से भी छोटा हो, अति लघु हो। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 शब्दों में अथवा एक पंक्ति में दिए जाते हैं। संस्कृत में परिभाषा, पर्याय, अर्थ आदि से संबंधित प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्नों से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण मूल्यांकन की पद्धतियों को, जिसमें मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं का या कहें कि आंतरिक परीक्षा, बाह्य परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं का प्रयोग करने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोग, चाहे वह माध्यमिक आयोग रहा हो, चाहे वह राधा कृष्णन यानी कि विश्वविद्यालय आयोग रहा हो, यह संस्तुत करते हैं कि आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा दोनों प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए, जिससे छात्रों का समुचित मूल्यांकन हो सके बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाधा के। और इसके अतिरिक्त भी दोस्तों मूल्यांकन की प्रवृत्ति के लिए शास्त्रार्थ परीक्षा, वाद विवाद परीक्षा या कहें कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अति लघुत्तरीय परीक्षा, दीर्घ उत्तरीय परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा आदि भी लिए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा मूल्यांकन के प्राचीन काल में और वर्तमान काल में विभिन्न प्रकार के वह तथ्य जो मूल्यांकन के लिए किसी छात्र में अर्जित किए गए ज्ञान के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।